हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी यूपीएसआई की जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बोलता है भारतीय न्याय संहिता अब ये ध्यान रखना कब लागू हुई है, 1 जुलाई 2024 से। ओके, अब उसकी धारा 137 के अनुसार भारत से अपहरण क्या माना जाएगा, जरा बताओ। ये माना जाएगा किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत की सीमा से बाहर ले जाना, ये अपहरण की कैटेगरी में ही आएगा। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री आपको कौन लगते हैं? क्या नितिन गडकरी हैं? नहीं, ये तो आपको परिवहन मंत्री देखने को मिलेंगे, है ना भाई। परिवहन मंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या धर्मेंद्र प्रधान है? यस, यही हो जाएंगे हमारे क्या शिक्षा मंत्री हो जाएंगे, है ना भाई, शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। हमारे वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे अगर हम देखें, वो है निर्मला सीतारमन जी। ओके भाई, निर्मला सीतारमन जी हो जाएंगे। ओके, अगर आपसे पूछने लगे कि भाई हमारे जो विदेश मंत्री है वो कौन हो जाएंगे, विदेश मंत्री वो है एस जयशंकर। कौन हो जाएंगे? एस जयशंकर हो जाएंगे। हमारे गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? गृह मंत्री वो हो जाएंगे, है ना भाई, अमित शाह। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये हो जाएंगे अमित शाह हो जाएंगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और हमारे रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? रक्षा मंत्री वो हो जाएंगे राजनाथ सिंह जी। ओके भाई, राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? अगर हम इनकी बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर के अंडर आता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, किसके अंडर आएगा? ये गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा साक्षर जिला है यूपी का, सबसे ज्यादा, है ना भाई, साक्षर जिला। क्लियर हो जाएगा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला है कहां का? यूपी का। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है, अगर आप देखोगे, क्या बंगाली, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजराती में लिखी गई है। और ये गांधी जी की आत्मकथा है। ठीक है भाई, इसकी गांधी जी की आत्मकथा हो जाएगी, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, गांधी जी ने तो हिंद स्वराज भी लिखी थी, है ना, ध्यान रखोगे, हिंद स्वराज भी लिखी थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें गांधी जी का जो जन्म है 1869 में कहा हुआ है? पोरबंदर में हुआ है। ये पोरबंदर कहां पर पड़ता है? ये गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई, वहां हुआ। अगर आप देखोगे 1888 में ये कहां चले गए थे? इंग्लैंड, बैरिस्टर बनने के लिए। उसके बाद बैरिस्टर की पढ़ाई इनकी 1891 में पूरी हो गई, है ना, पढ़ाई क्या हो गई? पूरी हो गई। उसके बाद 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए थे। किस लिए चले गए थे? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे, इन्होंने वहां पर रंग भेद नीति को महसूस किया, है ना। इंडियंस को जो है एक रजिस्ट्रेशन एक्ट के जरिए एक कागज पत्री पर लिखकर अपना पूरा नाम जेब में रखना पड़ता था सबको दिखाने के लिए, तो इनको थोड़ा वो गलत लगा। उसके बाद 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। वहां इसकी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। क्लियर हो जाएगा। और वहां पर रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर 1899 में इनको कौन सा अवार्ड मिला? जुलू बोर अवार्ड मिला इनको। ठीक है भाई, जुलू बोर अवार्ड 1899 में इन्हें मिला। ओके, अगर आप देखोगे 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए और इनका पहला पहला सत्याग्रह यहां पर चंपारण था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चंपारण सत्याग्रह था 1917 में पहला बड़ा आंदोलन इनका 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन था। कौन सा था? असहयोग आंदोलन, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, गांधी जी। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। मंगोलों को पराजित करने के लिए अलग खां की उपाधि किसे मिली है? वो मिली थी बलबन को। अब देखो, सबसे पहला था गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसकी नींव 1206 में रखी गई और 1290 तक वो गुलाम वंश चला। अच्छा, ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, राइट बात है। इसमें आगे चल के जैसे कि अलग अलग आने लगे, जैसे कि इल्तुतमिश आ गया भाई, रजिया सुल्तान आ गई, ऐसे इसमें अलग अलग शासक आए। लेकिन 1265 से लेकर और 1286 के बीच में कौन आया? वो था इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये अपने आप को आफरा शियाब, ठीक है भाई, आफरा शियाब वंश का शासक बताता था, है ना भाई, वंश का शासक बताता था, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, आफरा शियाब वंश का शासक। और कहता था कि जब भी मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ
सोते ही तलवार पर चला जाता है। सोचो क्या सोच थी उस बंदे की, है ना। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हरित क्रांति का परिणाम नहीं था, कौन सा एक नहीं था इसमें से? कृषि अवसंरचना में सुधार, ग्रामीण जनसंख्या में कमी, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, या फिर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ग्रामीण जनसंख्या में कमी। ये वाला कोई नहीं था। ठीक है भाई। अच्छा, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है भारत में पहले 1960 से 1963 के बीच ट्रायल पर रखकर देखी गई। ट्रायल सक्सेस रहा तो 1965 में इसकी स्थापना कर दी। उसके बाद 1966-67 में इसकी शुरुआत कर दी। स्थापना के समय पर हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे, और शास्त्री जी हमारे 1964 से 1966 के बीच में, है ना, सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री रहे। और जब स्थापना हुई थी तो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में थी। ठीक है। और 1967 में इसकी शुरुआत हो गई पंजाब के रीजन से। पंजाब, हरियाणा, है ना भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान को बहुत लाभ हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन से। ठीक है। लेकिन इसने एक बात ध्यान रखना, छोटे और बड़े किसानों में असमानताएं भी पैदा कर दी थी, क्योंकि बड़े किसान आराम से ट्रैक्टर खरीद रहे थे, ट्वेल लगवा रहे थे, बिजली उनके खेतों तक पहुंच रही थी, लेकिन छोटे किसानों के पास ऐसा कुछ था नहीं ऑप्शन। ठीक है भाई, वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते थे, ट्वेल नहीं लगवा सकते थे, अपने खेत तक बिजली नहीं ले जा सकते थे, तो असमानताएं किसानों में पैदा हो गई थी। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की सूची में जगह मिली है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा। कब मिली है? 2021 में मिली है ना भाई। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो कौन हो जाएंगी? ममता दीदी हो जाएंगी, है ना, ममता बनर्जी हो जाएंगी। ओके। और अगर हम देखें ये ममता बनर्जी तो हो जाएंगी, लेकिन कोलकाता यहाँ की राजधानी है ना भाई। कोलकाता यहाँ की आपको राजधानी देखने को मिल जाएगी, जो कि हुगली नदी के किनारे है। बोलता है पद्मश्री और पद्मा भूषण पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए जानी जाती है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के साथ साथ भरतनाट्यम। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। हम किसकी बात कर रहे हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य मिलेगा, कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। स्मृति मंदाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? हम स्मृति मंदाना की बात कर रहे हैं, इनका संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। ओके भाई, ध्यान रखोगे। हरमनप्रीत कौर का संबंध भी इसी से है। ओके भाई, हरमनप्रीत कौर का संबंध भी इसी से है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। श्रेयंका पाटिल का संबंध भी इसी से है, महिला क्रिकेट से। स्ट्रीट ऑफ कैलकाटा और डांसिंग, है ना भाई, डांसिंग ड्रम्स के दो लोकप्रिय ट्रैक हैं। किसके हैं ये दोनों ट्रैक लोकप्रिय है? वो हो जाएंगे आनंद शंकर इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, इनके हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या अधिक है? देखो, मिलियन मतलब 1 मिलियन। ठीक है भाई, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, है ना। ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें 10 लाख से आबादी, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं? तो वो कौन सा है? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको 10 शहर देखने को मिल जाएंगे, 10 शहर आपको मिल जाएंगे जो 10 लाख प्लस आबादी के हैं। समझ गए भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे भारत में 2011 के हिसाब से कितने हैं? 53 ऐसे शहर हैं 2011 के हिसाब से जो 10 लाख प्लस आबादी वाले हैं। समझ गए भाई, हमारे भारत के अंदर। ओके। अच्छा, आप शहर किसको बोलोगे पहले ये देखते हैं। देखो, शहर आप बोलोगे जहां की आबादी 1 लाख या उससे ज्यादा हो, उसको आप शहर बोलते हो। ठीक है भाई। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन सिटी आप किसको बोलते हो? मेट्रोपॉलिटन, जहां पर मेट्रो चलाई जा सकती है, वो हो जाएगा 10 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाला, यानी कि 1 मिलियन या फिर 1 मिलियन प्लस वाला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम मेगा सिटी की बात करें, मेगा सिटी हो जाएगा आपका 1 करोड़ या उससे ज्यादा आबादी वाला। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट को देखते हैं। रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारतीय सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल हैं? आपको क्या लगता है भाई, ये जो रोहिंग्या मुसलमान है भारत में जो आ रहे हैं वो किस ओर से आ रहे हैं? देखो, ध्यान से देखो, ये है म्यांमार, राइट बात है।
और ये हो जाएगा यहां पर बांग्लादेश, ठीक है। और ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है म्यांमार के अंदर, ये रोहिंग्या मुसलमानों वाला एरिया है। तो यहीं से रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में भी आते हैं और हमारे मिजोरम की तरफ भी आते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार इज द राइट आंसर। तो म्यांमार से हमारी 1643 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, हमारे 4 राज्य लगते हैं। 4 कौन कौन से राज्य हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, जैसे कि अगर आप देखोगे नागालैंड है, जैसे कि आप देखोगे हम मणिपुर है, जैसे कि आप देखोगे हम मिजोरम है। ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है। जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो गिरनार कहां पर है, ये जो गिरनार आपको देखने को मिलेगा ये है गुजरात में, है ना भाई। कहां पर है, गुजरात में है, ओके। अगर हम देखें सबसे पहले हमारे देश में शकों को हम सीथियन भी बोलते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ध्यान रखना। ये उत्तरी इराक के इलाके से आए थे, ओके। अच्छा, ये जो शक हैं, शकों में सबसे पहला जो भारत की सीमा में आया वो मोगा था, दूसरा कौन सा था, नहपान, और फिर कौन हो जाएगा, रुद्रदामन फर्स्ट, ठीक है भाई, रुद्रदामन फर्स्ट हो जाएगा। तो ये जो रुद्रदामन फर्स्ट है ना, बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है, ठीक है भाई। और ध्यान रखना, जो सुदर्शन झील है जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी गुजरात में, वहीं पर उस झील का पुनरुद्धार भी इसने करवाया है, रुद्रदामन ने, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखो 1906 में क्या बनी थी, मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है भाई, है ना भाई, मुस्लिम लीग। और ये जो मुस्लिम लीग बनी है ये ढाका के अंदर बनी है, ठीक है भाई। और ढाका कहां पर, अगर आप देखोगे बांग्लादेश, ठीक है भाई, बांग्लादेश में है आज के समय पर। पहले तो बंगाल के रीजन में था, भारत का हिस्सा था। तो इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने करी थी। किसने करी है, सलीमुल्लाह ने करी है। इनके साथ में वहां पर मोहसिन उल हक भी थे, है ना भाई। कौन थे, मोहसिन उल हक, ठीक है भाई। और उनके साथ में कौन थे, आगा खां भी थे, है ना भाई, आगा खां। अच्छा ठीक है, अगर हम देखें ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो आगा खां को बनाया गया, इसका पहला अध्यक्ष। और फिर मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का सपोर्ट किया था। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था, है ना। और 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी। और फिर बंगाल विभाजन का ये सपोर्ट भी कर रहे थे कि हाँ जी अंग्रेजों ने सही किया, है ना, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। देखो द्विसदनीय, देखो राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। जैसे केंद्र में हमारी क्या होती है, संसद, ऐसे ही राज्य में होता है विधानमंडल। और ये इस विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल ये आते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, राज्यपाल ये आते हैं, ओके। अब बात आती है कि हमें ये देखना है हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती है ना, ध्यान रखोगे। विधानसभा जरूर मिल जाएगी आपको राज्य में सभी में, और साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेश में भी। अब तो 3 जगह, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, पुदुचेरी में। लेकिन विधान परिषद हर जगह मिले ये जरूरी नहीं है, ये केवल 6 ही राज्यों में है। विधानसभा सभी में है। तो ऐसे हमारे पास 6 ही राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। अब वो 6 राज्य में कौन है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे कि तेलंगाना हो गया, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और जैसे कि कर्नाटक हो गया, जैसे कि आप लगाओगे यूपी हो गया, जैसे कि बिहार हो गया, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई विधायिका नहीं है। कौन से में नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से पंजाब में नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पर, है ना भाई, पंजाब में कौन सी वाली नहीं है, विधान परिषद की, ध्यान रखोगे, यानी कि याद रखोगे द्विसदनीय विधायिका वहां पर नहीं है, ओके। और विधान परिषद किस आर्टिकल में आती है, 169। विधानसभा किस में आती है, 170। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल कितना मिलेगा आपको, यहां पर 5 वर्ष का। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सी चीज राज्यपाल के शक्ति के अंडर नहीं है, ओके। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि गवर्नर आर्टिकल 153 में आता है कि हाँ जी राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसी में 7वां संविधान संशोधन 1956 से ऐड करके ये बात ऐड कर दी थी कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक
राज्यपाल चल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात ऐड कर दी थी। 154 आर्टिकल को अगर हम देखें तो 154 आर्टिकल में क्या है, इसमें ये है कि ये राज्य की कार्यपालिका का हेड होगा, राज्य की कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ये भी आप ध्यान रखोगे, राज्य की कार्यपालिका का हेड होगा। 155 में ये बोला गया है कि इसकी नियुक्ति, ठीक है भाई, राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, 154 में हो गया, और इसकी नियुक्ति वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 155 में ये बात बोली गई है। और राज्यपाल के लिए कम से कम 35 उम्र होनी चाहिए। लेकिन देखो, विवेकाधिकार शक्ति है राज्यपाल के पास, विधायी शक्ति है बिल्कुल, कार्यपालिका शक्ति बिल्कुल है, लेकिन अनिवार्य शक्ति ये कुछ नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 1968 में मैक्सिकन सरकार के द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, तो वो कौन हो जाती हैं, वो हो जाती हैं मृणालिनी साराभाई इज द राइट आंसर। किससे जुड़ी हुई हैं, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। विक्रम साराभाई की पत्नी थी ये। ठीक है भाई, विक्रम साराभाई को हम क्यों जानते हैं, भारतीय स्पेस का जनक। ठीक है भाई, है ना, विक्रम साराभाई, ये भी आप ध्यान रखोगे भाई, भारतीय स्पेस का जनक बोला जाता है। इसरो की स्थापना करी इन्होंने 15 अगस्त 1969 को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृणालिनी साराभाई को 1965 में इन्हें पद्मश्री भी मिला है। क्या भी मिला है, पद्मश्री। बोलते हैं दिवेही जो भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है, दिवेही कहाँ की हो जाएगी, ये मालदीव की हो जाएगी। ओके, क्लियर हो जाएगा, कहाँ की हो जाएगी, मालदीव। मालदीव नीचे ही आपको भारत के दक्षिण में मिल जाएगा। इसकी जो राजधानी है वो माले है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, राजधानी है वो माले है। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई है। देखो, ये जो स्थायी बंदोबस्त है ना, अगर हम देखेंगे ये जो स्थायी बंदोबस्त है, ठीक है भाई, ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये 1793 में शुरू हुआ। इसमें क्या बोला था कॉर्नवालिस ने, कॉर्नवालिस ने ये बोला था जमींदारों को कि देखो आप एक काम करो, आप जो है 11 भाग में से 10 तो हमें ला के दे दो और एक भाग खुद रख लीजिए, जो भी आप किसानों से ला रहे हैं टैक्स का। ठीक है भाई, आप 11 में से 10 भाग अंग्रेजों को दे दीजिए, एक भाग खुद रखिए। लेकिन कितना लाओगे किसानों से ये नहीं पता। अब जमींदार क्या सोचते थे, यार ज्यादा लेके चलते हैं, ज्यादा में से 10 उधर, एक अपने पास, जितना बड़ा हिस्सा लेके जाएंगे उतना ही अपने पास आएगा, सीधी बात। तो भाई ये कितना ही भी ला रहे थे, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। अंग्रेजों को लग रहा था कि भाई किसान तो बिल्कुल ही प्रताड़ित होते जा रहे हैं, किसान तो आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, छुटपुट जगह जगह हो रहा है ये मामला। तो ये क्या थी, ये था स्थायी बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ठीक है भाई, 1793 में। अब देखो, ये तो हो गया यहां पर। इसके बाद आई रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या आई थी, रैयतवाड़ी। ये भारत के लगभग 51% हिस्से पर लगी थी, सबसे ज्यादा। इस रैयतवाड़ी में क्या किया कि जैसे ये तो हो गए अंग्रेज इंग्लिश और ये हो गए किसान, और जो बीच में जमींदार था ना उसको हटा दिया। इसमें जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, यानी कि भाई तुम डायरेक्ट आके टैक्स दो, है ना, बीच में कोई जमींदार नहीं है। इस रैयतवाड़ी में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, भारत के सबसे बड़े हिस्से पर लगी थी, यहां जमींदार खा रहा था। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बसंत त्योहार अलिये लिलांग ये भारतीय राज्य में फागुन महीने में पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, कहां, असम में मनाया जाता है ना भाई, असम में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम इज द राइट आंसर। अच्छा, ये फागुन का जो महीना है कब है, ये है फरवरी का आखिर और मार्च का शुरू। ठीक है भाई, फरवरी का आखिर और मार्च का शुरू, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो भाई ऐसा था, जो पहले जब हमारा मौलिक अधिकार थे जब लागू हुए थे ना, ये जो आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं संविधान के 12 से 35 आर्टिकल में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो ये उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से एक को हटा दिया, आर्टिकल 31 में जो था संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया और उसको 300A में ले जाकर कानूनी अधिकार बना दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे। तो अब हमारे पास 7 से कितने बचे हैं, 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं वर्तमान में। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। आंध्र प्रदेश में एलुरु शहर के पास गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य में स्थित झील का नाम क्या है, कोल्लेरू झील है जी। ठीक है भाई, ध्यान रखो कोल्लेरू झील है, जैसे कि ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश और ये जा रहा है आपका कौन सा यहाँ पर,
ये ध्यान रखोगे, दोनों के दोनों ये हो जाएगा यहां पर, है ना। ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये है ऊपर गोदावरी का डेल्टा, ये है कृष्णा का डेल्टा, इनके बीच में है ये, ध्यान रखोगे। और ये मीठे पानी की झील है, समझ गए। ये खारे पानी की झील नहीं है, यहाँ पर एशिया की सबसे दलदली झील है ये, समझ गए। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना। तो वो कौन सी हो जाएगी, चौथी पंचवर्षीय योजना। और ये चौथी 1969 में शुरू हुई है और 1974 में खत्म हुई थी। ओके, और इसमें 5.6% लक्ष्य वृद्धि दर थी, लेकिन हासिल हुई 3.6%। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, और इसी में 1969 के समय पर, इसी पंचवर्षीय योजना के समय पर चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ। किसने शुरू करी थी, ये इंदिरा गांधी जी ने शुरू करी थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है दिसंबर 2023 में मिजोरम के मुख्यमंत्री के पद की शपथ किसने ली है। देखो भाई 40 विधानसभा की सीटें हैं, है ना भाई, मिजोरम के अंदर, गोवा में भी 40 ही है। और यहाँ के कौन बने हैं, ध्यान रखोगे, लाल दुहोमा बने हैं, है ना, ये बने हैं सीएम। देखो ये जो लाल दुहोमा थे ना, पहले इंदिरा गांधी जी की सिक्योरिटी में थे ये। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। उगादी एक तेलुगु त्योहार है जो के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है तेलुगु नववर्ष के समय पर। देखो तेलुगु नववर्ष कब शुरू हो रहा होता है, जब हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा होता है। हिंदू नववर्ष, अब बोलोगे सर कब, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 21 या 22 मार्च को शुरू होता है हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र। ठीक है भाई, तो उसके पहले दिन ही, है ना, यहाँ पर तेलुगु नववर्ष भी शुरू हो रहा होता है और तभी ये उगादी मनाते हैं। आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है ये, है ना, कर्नाटक में भी मनाया जाता है उगादी, सेम समय पर मनाया जाता है, समझ गए। उनका भी नववर्ष तभी शुरू हो रहा होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। बोलता है कथक नर्तक बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया। वो किया गया था 1986 में, और ये कथक से जुड़े हुए थे। वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब ये किस टीम ने जीता है, हम किसकी बात कर रहे हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग साल 2023 में शुरू हुई थी और मुंबई इंडियंस जीत गई थी। साल 2024 में आरसीबी की महिलाएं जीत गई थी और 2025 में कौन जीत गया इसको, फिर से मुंबई इंडियंस, और तीनों बार दिल्ली हारी है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, तीनों बार दिल्ली हारी है। और अगर आप देखोगे मुंबई इंडियंस की जो कप्तान है वो कौन है, हरमनप्रीत, है ना भाई, हरमनप्रीत कौर, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन, है ना, के द्वारा जोड़ी गई है। ओके, तो देखो पहला संविधान संशोधन हुआ हमारा 1951 में और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। संविधान में पहले हमारे पास 8 थी, उसके बाद 4 जोड़ी गई, टोटल कितनी हो गई, ध्यान रखोगे 12 हो गई। तो हमारा राइट आंसर जो सबसे पहले जोड़ी गई है 9वीं अनुसूची, वो पहले ही संविधान संशोधन 1951 से जोड़ ली। और वो किससे जुड़ी हुई थी, भूमि सुधार से जुड़ी हुई थी। किससे, भूमि सुधार। उसमें कितने सब्जेक्ट थे, 284 सब्जेक्ट थे, 284 विषय थे। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ा गया है। वो है खोंडगो पोरजा इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा, खोंडगो पोरजा। ठीक है, अगर हम देखें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन आबादी सबसे ज्यादा है। देखो भारत में पूरे में जैन आबादी केवल 0.4% है, और अगर आप ज्यादा देखोगे तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में मिल जाएगी। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब भी पेपर ज्यादा क्वेश्चनों का होता है, जैसे ये पेपर है 160 क्वेश्चन का है आपका, हमेशा ध्यान रखो उस पेपर में कभी भी लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे एसएससी सीपीओ में 200 क्वेश्चन आते हैं, आपको टैकल करने होते हैं 2 घंटे में, ऐसे यहाँ 160 है, ये ऑफलाइन पेपर भी है। तो पेपर में क्वेश्चन तुम्हारे लंबे नहीं आएंगे, समझ गए आप। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं, जैसे मान के चलो आपका 2 घंटे का पेपर हुआ और आपको 100 क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर भी आप कहां तक पहुंच रहे हो, सही 80 तक पहुंच रहे हो, 85 तक पहुंच रहे हो। राइट बात है, क्यों, क्योंकि आप सही वहां तक पहुंच रहे हो, आपकी कैपेसिटी उतनी है, आप पहुंच ही वहां तक पा रहे हो। राइट बात है। ओके, अब मैंने 2 घंटे ही रखे और मैंने क्वेश्चंस की संख्या कर दी 160। अब भी आपकी सही कैपेसिटी जो है वो 80-85 है एवरेज बच्चे के लिए।
समझ गए, एवरेज। जब आपका भी ये पेपर होगा ना तो आपके बच्चे एवरेज इसी में निकलेंगे। अब तुमको क्या एडवांस करना है साहब, सबसे पहले जो YouTube पे ये चीजें बताई जा रही है कि भाई लंबा आएगा वैसा आएगा, आप पहले पुराना पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन छोटा रहेगा, आपको सही सही ज्यादा तक लेके जाना है, जल्दी जल्दी लेके जाना है। एक तो आपका तेज होना चाहिए, समझ गए, स्पीड होनी चाहिए, स्पीड। क्वेश्चन छोटा रहेगा, इस बात दिमाग में रख लो, छोटा क्वेश्चन रहेगा और आपका सही होना चाहिए। यानी कि आप उसको जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो 130 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे इस बार, समझ गए, तब जाके अपने आप को थोड़ा सेफ समझना, समझ गए, दिमाग में इस चीज को घाल लेना। और लड़कियां 115 पे समझ के रखना, जो गर्ल्स हैं, समझ गए, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना कि भाई यहां 115 और यहां 130, उसके अलावा बात नहीं बनेगी। मोस्टली एवरेज बच्चे 80 से 85 के बीच में रहेंगे, क्योंकि वो उस पेपर को ऐसे ही उन्हीं पेपरों की तरह ये सोचेंगे क्या होता ही है सारे पेपरों में, ज्यादातर जो सही सही पहुंच पाते हैं 80-85 तक पहुंच पाते हैं। हाँ, तुम अटेम्प्ट करने को 140 कर सकते हो, लेकिन पहुंचेंगे यहीं ठीक ठाक कट पिटा के 80-85। उससे तुम्हें बचना कैसे है, उसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले यह सोचना है कि पेपर में कभी भी लंबा नहीं आएगा तुम्हारे में, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा है वो, समझ गए, लंबा नहीं आएगा। दूसरी, स्पीड बनानी है हमें। स्पीड कैसे बनानी है, रिवीजन बार बार, समझ गए, रिवीजन बार बार। ज्यादातर चीजें तुम्हें पॉलिटी की देखने को मिलेंगी। 40 जीएस में से कम 15 तुम्हारे लिख के रख लो, संविधान से होंगे तुम्हारे 40 में से 15, और बढ़िया होंगे वो ऐसे होंगे जो तुम खूब करके गए हो, जो तुम्हें पता होंगे पॉलिटी से। है 5 या 6 क्वेश्चन आपको मूल विधि के देखने को मिल जाएंगे, इस बातें भी दिमाग में रख लो अपने, समझ गए, 5 या 6 क्वेश्चन। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मूल विधि ना पढ़ो, आपको मूल विधि पढ़नी पड़ेगी, समझ गए, अगर तुम्हें बिल्कुल अपने आप को श्योरिटी में डालना है कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, समझ गए। अगर आप अपने आप को डाउट में डालना चाहते हैं कि चलो 50-50 है, मैं कर लेता हूं, नहीं भी करता हूं, 5-6 क्वेश्चन नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको करके जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास समय है। जो चीज हमारे कंट्रोल में होती है ना, उसको आप पूरी जी जान लगाओ। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, उम्र बढ़ना तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास अभी समय है, वो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम उस पर कर सकते हो, उस पर काम करो, समझ गए। मूल विधि तुम कर सकते हो। पहले ये देखो कि मूल विधि में हाईलाइटेड चीजें क्या है, जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। तुम्हारा ये पेपर ज्यादा शिफ्ट में नहीं होगा, पहले की तरह ऑनलाइन नहीं है कि लंबा खींचेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नो, लिमिटेड गिने चुने क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे उसके, जो हाईलाइटेड है बहुत ज्यादा। और 2-1 क्वेश्चन वो ऐसा भी रखेगा जो तुम ना करो, भाई उसकी भी तो थोड़ी इमेज है, उसकी भी तो, भर्ती बोर्ड की भी तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी है कि हाँ उसने पेपर बनाया है, समझ गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, भ्रम में नहीं आना है, समझ गए। कभी पता चले कि यार पेपर दे के आए, अरे यार मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा कर लेता। तो पॉलिटी को मांझ डालो, और पॉलिटी में भी कहां तक, आर्टिकल बिल्कुल मुंह जबानी याद होने चाहिए, कम से कम 110 तक, 110 तक। उसके बाद आप मेन आर्टिकल याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। संशोधन आपको याद होने चाहिए, हाँ कौन सा संशोधन क्या है। वाद आपको याद होने चाहिए, वाद लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन वाद के वहां पर हो सकते हैं आपकी शिफ्ट में आ जाएं। 4-5 ना तो 2-3 तो देखने को मिल जाएंगे तुम्हें, 2-3 तो कहीं नहीं गए, समझ गए। इसको थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है भाई। वो जो वाद है वो पॉलिटी से ही पूछेगा, ना कि मूल विधि से, समझ गए, ये ध्यान रखना थोड़ा। चलो, उम्मीद है, और बाकी चीज, बाकी आपको यूपीजीके का एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा गलती से, समझे, एक आध क्वेश्चन। हाँ, यूपी की करंट अफेयर योजना के ऊपर पूछ सकता है कुछ, क्या 2024 में कौन सी ये योजना चली है, इसमें क्या लाभ है, क्या हानि है, लाभ ही पूछेगा, हानि तो नहीं पूछेगा। 2025 में योगी जी ने कौन सी चीज शुरू करी है यूपी में, मोदी जी जब आए तो उन्होंने कौन सी परियोजना की शुरुआत करी, किस जिले में करी, ऐसे। मोदी योगी जी से तो छोड़ना ही मत करंट अफेयर 2024-25 की यूपी की, समझ गए। स्मार्टली पढ़ो, समझ गए। ऐसा नहीं है कि दूसरा वो कर रहा है तो मैं भी वही करूंगा, समझ गए। सब थोड़ी ना सिलेक्ट होंगे, गिने चुने बच्चे सिलेक्ट होंगे, ओके। और अगर एक बार तुमने नंबर आवा दिया, फिजिकल के लिए तुम चले गए, तो तुम्हारी श्योरिटी है 99% तुम फाइनल तक जाओगे, समझ गए, एंड तक, ओके। चलो, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये बोलता है नेपाल से भारत में कौन सी नदियां बहती हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, नेपाल से, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर हम देखें, ये जो आप देख रहे हो ये नेपाल है। देखो, तिब्बत से एक नदी आ रही होती है, तिब्बत से मापचाचुंग ग्लेशियर से, कहां से, मापचाचुंग,
उस ग्लेशियर से आ रही होती है और आने के बाद नेपाल में आ जाती है, नेपाल के बाद यूपी में आ जाती है, फिर ये आ जाती है कहाँ, बिहार। तो इसे नेपाल में कर्णाली बोला जाता है और भारत में इसे घाघरा बोला जाता है ना भाई, यूपी में। और फिर ये बिहार चली जाती है और बिहार में जाकर ये गंगा में मिल जाती है, छपरा के पास। ठीक है भाई, छपरा के पास। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्णाली। ये यूपी और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है। किसका? यूपी प्लस बिहार का बॉर्डर बनाती है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शहरी वाइन का उत्पादन किया जाता है? शहरी ये होती है स्पेन के अंदर और शैंपेन वो होती है फ्रांस के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। शराब अगर आप देखोगे, शैंपेन शराब ये फ्रांस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, देखो जहां पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब जहां पर भी सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है, वहां रसदार फल मिलेंगे आपको। और जहां रसदार फल मिलेंगे जैसे कि नींबू, संतरा, अंगूर, वहां शराब का उत्पादन होगा ही होगा। तो दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर यह होता है। ठीक है भाई, उसमें से एक शहरी वाइन भी है स्पेन के अंदर। फ्रांस के शैंपेन भी है क्षेत्र, शैंपेन शराब बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता है। फिर कैपटाउन के अंदर भी, साउथ अफ्रीका के अंदर सेम सिचुएशन है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेम सिचुएशन है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सेम सिचुएशन है ना। तो जहां सर्दियों में बारिश होती है वहां आपको भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, वहां ये होता है। किलोवाट घंटा आपको किसकी यूनिट लगेगी? वो लगती है ऊर्जा। इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। पश्मीना शॉल कहां से आती है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पश्मीना शॉल की, है ना भाई। जरा बताइए, पश्मीना शॉल ये आपको कहां से देखने को मिल जाएगी? सिक्किम, मध्य प्रदेश, असम और जम्मू और कश्मीर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में से एक थे? ओके, कौन थे भाई? वो थे जी अगरकर। इन्होंने किसके साथ मिलकर स्थापना करी थी? बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलकर। ठीक है भाई, कहां पर करी थी? पुणे के अंदर। पुणे आज कहां है? महाराष्ट्र में है। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का पूर्ण सदस्य नहीं है? G20 कब बना है? 1999 में। इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। अच्छा, ये जो G20 है, ग्रुप ऑफ 20 है, इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है ना भाई। इसको मिला के G20 बोला जाता है। यूरोपियन यूनियन 1993 में बना था, इसमें खुद ही 27 देश आते हैं। लेकिन जब ये भारत में 2023 में G20 हुआ तो इसमें किस किस को शामिल कर लिया गया? 19 देश तो थे ही, एक संघ था यूरोपियन यूनियन, और साथ में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश आते हैं। तो इसको G21 बोला जाना चाहिए, लेकिन आज भी इसे प्रसिद्ध तौर पर 2023 से हम G20 ही बोल रहे हैं। ठीक है भाई, 2023 में हमने इसे G21 नहीं बोला, भले ही इसको G21 है असल में ये, लेकिन G20 के नाम से ही प्रसिद्ध है। ओके भाई, इसमें पाकिस्तान को हटा दोगे आप, तो ये नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो वो हो जाएगी, एक तो हो जाएगी चावल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चावल, और वहां नारियल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नारियल भी बहुत आपको देखने को मिलता है। तो चावल इज द राइट आंसर। अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी है श्री विजयपुरम, 572 वहां द्वीप है। अगर मैं टापुओं को भी मिला लूं तो 836 हो जाएंगे, द्वीप और टापू मिला के। बोलता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 के अनुसार एक समय में एकांत कारावास की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 14 दिन इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। एकांतवास की अवधि वो हो जाती है 14 दिन। उस गायिका का नाम बताइए जो वर्ष 2012 में रिलीज हुए इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद प्रसिद्धि में आई थी। तो वो कौन हो जाएंगी? नीति मोहन इज द राइट आंसर। ओके भाई, कौन है? नीति मोहन। निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ मेहर घराने से संबंधित नहीं थे? ठीक है भाई, और ये कौन हो जाएंगे? अन्नपूर्णा देवी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अली अकबर खान, या फिर आप लगाओगे इसमें से रविशंकर। ये बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं ये बनारस घराने से संबंध रखते थे और बिहार से बिलोंग करते थे, और 2001 में इनको भारत रत्न मिला है, और ये शहनाई वादक थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता दोगे, और विनिस सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी क्या मिल जाएगी? PDF। ओके, यहां पर हमारी 3 बजे UPSI की क्लास आ जाती है, 3 से 4 तक ही आ जाती है। ओके, इस बीच में आप देख लिया करो। और फिर 5 बजे यूपी पुलिस की लाइव चलती है, और 9 बजे दिल्ली पुलिस की लाइव चलती है, और 10 बजे रेलवे ग्रुप D की भी लाइव चलती है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।